2 चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। जमीन से आ रहे फीडबैक एक ही संकेत दे रहा है, फिर एक बार तो इलेक्शन होने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक रही है। जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। फर्स्ट फेज में ही जो फिल्म था वो सुपर फ्लॉप हो गया। सेकंड फेज में तो पिक्चर में फिल्म चढ़ा ही नहीं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज बात करेंगे वोटर टर्नआउट की, जिसे लेकर हर घर में चर्चा हो रही है। क्या वोटर घर से नहीं निकल रहा है वोट देने के लिए? आज महाभारत इस बात पर कि 3% का मतदान किसकी जीत के रुझान, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वोटर टर्नआउट कम होने पर सवाल उठ रहे हैं। आज ये आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने कल आंकड़े जारी करे, पहले और दूसरे चरण के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े जारी किए हैं। हर घर में पिछले कुछ दिनों से यही चर्चा होने लगी थी कि कौन सा वाला वोटर है जो वोट नहीं कर रहा है, कौन सा जा रहा है, कौन सा घर बैठा है। विपक्ष ने दावा किया कि देश में एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी वोटर घर से नहीं निकल रहे हैं, वोटिंग कम यानी कि मोदी जा रहे हैं, मोदी फिर से नहीं आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया 2 चरण में बीजेपी को वोटर नहीं मिले। राहुल ने कहा मोदी जानते हैं चुनाव उनके हाथ से चला गया। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो वोटिंग के आंकड़े जारी किए हैं, उन आंकड़ों पर अब सवाल उठा रहा है विपक्ष। क्या ईवीएम के बाद अब चुनाव आयोग पर सवाल है? क्योंकि सिर्फ 3% का एक जंप है। हालांकि 3% प्रभाव अच्छा खासा डाल सकता है, लेकिन ये आंकड़े जारी करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले बताती हूं कि क्या आंकड़े जारी किए और उस आंकड़ों को जारी करने के बाद कैसे इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। ईसी ने वोटिंग के फाइनल आंकड़े जारी किए हैं। ये पहला और दूसरे चरण के आंकड़े हैं। पहले फेज में 66% के करीब वोटिंग हुई, दूसरे फेज में भी 66% के करीब वोटिंग हुई है। ये आंकड़े जो आपकी स्क्रीन पर हैं। 2019 के मुकाबले 2 चरणों में 3% कम मतदान हुआ है। अब विपक्ष ने इन आंकड़ों को लेकर आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका यह कहना है कि आंकड़े बताने में इतनी देरी क्यों? पहले और दूसरे चरण की वोटिंग तो कब की हो गई, आंकड़े अब आप क्यों जारी कर रहे हैं? और शुरुआती आंकड़े यानी कि वोटिंग के दिन वाले आंकड़ों के बाद इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई? यानी उस दिन जो आंकड़े आए थे और अब जो आंकड़े जारी किए उनमें इतना फर्क कैसे है? पहले 2 चरण क्या अच्छे नहीं रहे हैं बीजेपी के लिए? यह सवाल कांग्रेस पूछ रही है। वहीं टीएमसी कह रही है 2 फेज के 4 दिन बाद आंकड़े क्यों जारी किए गए हैं? सवाल लेफ्ट पार्टीज भी उठा रही है। वो कह रही सीटों पर वोटर्स की संख्या क्यों नहीं बताया जाता। यानी अब विपक्ष इस बात पर सवाल उठा रहा है कि जो वोटिंग आंकड़े दिए गए 66%, उसमें कुछ झोल है, उसमें कुछ हेरफेर हुआ है। अब टर्नआउट के साथ ही नतीजों में हेरफेर का शक विपक्ष के लोग, विपक्ष के नेता उठा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि किस तरह से राजनीतिक दलों में इस वोटर टर्नआउट को लेकर एक द्वंद्व छिड़ गया है। 2 चरण में हमारे मोदी जी सेंचुरी मारकर बड़े आगे निकल गए। अभी तक कह रहे थे कि परसेंटेज बहुत कम है, अब अचानक परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है। इसमें जरूर दाल में काला। अब ईवीएम बहाना इनके हाथ से छिन गया है, इसलिए कभी और बहाना लेकर आना, कहीं और दोष मढ़ना, ये इनकी पुरानी आदत बन चुकी है। कि ये लोग इस बार सब मिल भी जाएं तो हो सकता है डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार ना कर पाए, और इसीलिए इन्हें दर्द हो रहा है। मतदान आप बढ़वा नहीं पाए, आपने कोई प्रयास नहीं किया, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और को आप बंद दरवाजे से या पीछे के दरवाजे से मदद करना चाहते हैं? अब वोटिंग के आंकड़ों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब शुरुआत, जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन तो आंकड़े कम थे, अचानक 66% क्यों बताया जा रहा है? अभी भी तकरीबन 3% वोट प्रतिशत कम है पिछली बार के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि सरकार बदलने वाली है, कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आ रही है? ये आंकड़े आप देखिए, जब वोटिंग घटी है लेकिन सरकार वही आई है। 1957 में 0.57% मतदान कम था, लेकिन
जवाहरलाल नेहरू की सरकार वापस आई थी, नेहरू सरकार रिपीट हुई थी। उसी तरह से 1971 में 5.7% मतदान गिरा था, लेकिन इंदिरा गांधी वापस आई थी, फिर से सत्ता में आई। इसी के साथ साथ 1999 में 2% वोटिंग कम रही थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, यह भी हुआ था। उसी तरह से स्टेट इलेक्शंस की बात आपको बताऊं, 2022 में 2017 में गुजरात में वोटिंग कम रही, 2022 में तो 5% वोटिंग परसेंटेज गिरा था, लेकिन बीजेपी की सरकार वापस गुजरात में बनी थी। तो यह कहना कि वोट परसेंट कम हो तब सरकार नहीं आ रही, बल्कि उल्टा कहा जाता है कि अगर वोटिंग बहुत ज्यादा होती है तो सरकार जा रही है। आपको सुनवाते हैं, इस बार वोटर भी सोच रहा है कि वोटर के ये वोट प्रतिशत घट क्यों रहा है, इसको लेकर बहुत सी चर्चाएं हैं। लोग क्या कहते हैं ये सुनिए पहले। 2 चरणों के चुनाव को लेकर पूरे भारत का चुनाव आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। अभी कई चरणों में चुनाव है, वो आपके सामने आएगा। परसेंटेज बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आना मोदी को ही है। परसेंटेज कितना भी गिर जाए, मोदी को ही आना है। इंडी गठबंधन ये जान चुका है कि हम हार रहे हैं, तो उनके लोग अपने घरों से निकले ही नहीं, ये भी कारण रहा है। क्योंकि मौसम की परिस्थिति है और शादी विवाहों का फसल का ऐसा समय था। आगे जो चक्र आने वाले हैं उनमें बम्पर वोटिंग होगी, किसी तरह की कोई बात नहीं। परसेंटेज और हल्ला मचाने का काम जो लोग कर रहे हैं वो एक कुंठित मानसिकता के लोग हैं, और उनका काम सिर्फ किसी न किसी बात को लेकर कमियां निकालना। हालांकि में 1, 2, 3% वोट से जो है सरकार को, जो सत्ता में जो भी पार्टी रही है मोदी जी से पहले, लेकिन नुकसान इतना नहीं हुआ है कि सत्ता बदल जाए। फसल का टाइम चल रहा है, इसलिए वोटिंग गर्मी की वजह है, इसलिए क्या है वोटर परसेंट थोड़ी सी कम है इस टाइम पे। अब आदमी फसल से फ्री हो चुका है, लेकिन अब जो तीसरा चरण आएगा उसमें बहुत अच्छी परसेंटेज रहेगी, आप देखना। वोटर तो पूरी तरीके से घर से निकल रहा है, नहीं निकल रहा तो विपक्ष का वोटर जो इंडी गठबंधन को देना चाहता है वो घबराए हुए हैं कि किस तरीके से इतनी सारी पार्टियां एक साथ जुड़ करके आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मोदी जी को जिताने के लिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा का कार्यकर्ता बाहर निकल रहा है, भाजपा का समर्थक भी बाहर निकल रहा है। सिर्फ निकल नहीं रहे तो इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहे, वो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर रखी है। तो आपने सुना कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर घर में ये चर्चा हो रही है भाई वोट परसेंटेज क्या कह रहा है, कौन सा वाला वोटर है जो जा रहा है, कौन सा वाला वोटर है जो नहीं जा रहा है, जो घर में बैठा है, किस पार्टी का वोटर है ये। के शर्मा जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एलजेपीआर के, हमारे साथ अवधेश कुमार जी स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुनील सिंह साजन जी को आप देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित है और बादल देवनाथ टीएमसी के नेता हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले इसी बात से कर लेती हूं के शर्मा जी कि वोट परसेंटेज 66% कोई कम नहीं होता है, जो अगर हम पिछले कुछ चुनावों पे नजर डालें, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन तो कम वोटिंग परसेंटेज थी, अब अचानक से 66% वोटिंग चुनाव आयोग बता रहा है, इसमें कुछ फेर है, ये आंकड़े कुछ सही नहीं लगते हैं। बहुत हास्यास्पद सुचिता जी इस तरह के तर्क सुनने को मिल रहे हैं मुझे, और हम बड़े आश्चर्यचकित हैं विपक्ष के इन तर्कों को सुन, और आश्चर्यचकित इसलिए होना भी चाहिए क्योंकि पहले देखिए ईवीएम चिल्लाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सब कुछ स्पष्ट हो गया। तो पहले तो ईवीएम एक सरल बहाना, अब वो बहाना बचा नहीं, तो अब दूसरा झूठ कहां से लाए। तार का जो है उस समय ठीकरा कैसे फोड़ना है, तो एक नया तरीका निकाल लिया। तो इस तरह के विपक्ष तरीके निकाल रहा है कि बाद में जो है अपनी जो कमियां हैं वो इसको कैसे छिपाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके नेताओं में इनके नेताओं की कोई विश्वसनीयता बची है इस देश के अंदर, न इनके पास कोई संगठन बचा है। ये तो इनकी मुक्ति का, इनके राजनीतिक अस्तित्व का अंतिम चुनाव, जहां से ये समाप्त होने वाले। और समाजवादी पार्टी के यहां बैठे हैं, इनसे ही पूछ लीजिए, पिछले 19 में 3 सीटें हैं, 80 में 3 सीट, 543 में 3 सीट, तो बचा क्या है इनके पास लड़ने के लिए। तो इस तरह के बहाने, ऐसे कांग्रेस की हालत है। यदि यूपी में देखूं तो 1 सीट, देश भर में देखिए तो 50 भी प्रतिपक्ष का वो इस दर्जा भी नहीं मिल रहा। तो ये बहाने बनाने के तरीके, ये तरीके ऐसा नहीं होता। चुनाव में
एक चुनाव नहीं, कई चुनाव ऐसे हैं। यदि मैं पिछले 12 चुनाव का एक आपको दूं तो 5 चुनाव ऐसे रहे हैं जिसमें मतदान प्रतिशत कम रहे, 7 चुनाव ऐसे रहे जिसमें कि मतदान प्रतिशत जाता रहे। लेकिन ऐसा कोई यानी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन विपक्ष एक निष्कर्ष निकालता है, क्योंकि उसको देश के अंदर ये बताने की जरूरत है कि भैया हम बचे हुए, हम कैसे बचा लो हम। अब मैं आपका अपनी रणनीति है, उसमें मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तो बहुत अच्छे से ये कह सकता हूँ सिर्फ सुचिता जी, हाँ, कि जो भी मतदाताओं का आशीर्वाद है, मतदान है, वो निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए है, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए है। ये ठीक है, ये के शर्मा जी ये बात आप कह रहे हैं। सुनील जी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपके नेता ने 2 चरण की वोटिंग के बाद कहा था कि बीजेपी का वोटर नहीं निकल रहा है। अब मैं जरा आपको बताऊं कि जो चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं उसमें तकरीबन 66% वोटिंग है। अब ये आंकड़े आप मान रहे हैं? अगर मान रहे हैं तो ये कोई कम वोटिंग नहीं है, तो किसका वोटर निकला है और किसका नहीं निकला है? सुनील जी देखिए सुजाता जी, मैं क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक रहे सुकरात, उन्होंने एक बात कही थी, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। जब शासक अपनी सफलता की बात ना कर दूसरों में दोष ढूंढने लगे, तब तो समझ जाओ कि वो अपनी विफलता को छिपाने के लिए जगह खोज रहा है। तो ये सच बात है। एक तो चुनाव आयोग की जहां तक बात है, तो मुझे लगता है जिस दिन वोटिंग हो जाती है उस दिन प्रतिशत आ जाता है कि किस लोकसभा में कितना प्रतिशत पड़ा, तो चुनाव आयोग को 2 चरण के बाद बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, चुनाव आयोग अपनी इतनी गरिमा बरकरार रखे कि वोटिंग हो जाए और देश के सामने, दुनिया के सामने बता दे कि कितना प्रतिशत वोट पड़ा है। दूसरी बात, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, हाँ। तीसरी बार, अरे भूल जाइए महाराज, तीसरी बार आप कह रहे विश्वसनीयता विपक्ष की नहीं बची। 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन किसने लगवा दी? गलत वैक्सीन। रिपोर्ट आ रही कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग मोदी जी की कोरोना की व्यवस्था से मर गए। उसका जिम्मेदार कौन है? लोगों के हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग अपना बाप खो रहे हैं, मां खो रहे हैं, भाई खो रहे हैं, पत्नी खो रहे हैं, भाई खो रहे हैं। कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार जिम्मेदार है। आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? महंगाई पर क्यों नहीं बात? अच्छा सुनील जी, मैं आज वोटर टर्नआउट पर बात कर रही हूँ ना। नहीं देखिए, एक मिनट, आप कोविशील्ड की बात कर रहे हैं, वो एक और डिबेट है। मैं चाह रही हूँ आप उस पर बोलना चाह रहे हैं, वो साफ है, लेकिन आज डिबेट में इस वोटर टर्नआउट पर कर रही हूँ। ये आपका वाला वोटर है कि नहीं है? मुझे जरा इस पर थोड़ी सी दृष्टि डालिए ना, प्रकाश डालिए। लेकिन सुचिता जी इसका जवाब चाहिए। जब देश में, जब इस देश में, जब महाराज एक तो बेईमानी करते हो, शर्मा जी एक करके ना वो बोल ले, जरा उसके बाद आ रही हूं, फिर बहस करने लगते हो। बोलिए। देखिए सुचारता जी, सवाल यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इसी देश में 2 बार बहुमत मिला, प्यार मिला, लोगों का समर्थन मिला, ठीक, बड़ी उम्मीद के साथ मिला कब? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, महंगाई कम करेंगे, रोजगार के इंतजाम करेंगे, देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, डीजल पेट्रोल गैस के दाम कम करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे और रुपए को डॉलर के बराबर लेकर के आएंगे, किसान की आय दोगुनी करेंगे, बेटियों की सुरक्षा करेंगे। किया क्या आपने? देश की सीमाएं सुरक्षित है क्या? महंगाई कम हुई क्या? बेरोजगारी के इंतजाम किए क्या? ठीक है। और इस तरीके से, जिस तरीके से बहन बेटियों के मामले में, आप बता दीजिए, कर्नाटक में इनका एक नया हीरो आया, वो इनका नया हीरो है मोदी जी का और बीजेपी का। आपके अगर इस तरीके सुनील जी देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि आप देखिए, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि आपको कोविशील्ड पर बात करनी है, आपको प्रज्वल रेवन्ना पर बात करनी है, वो डिबेट कल की थी। अब मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आज मैं वोटर टर्नआउट पर बात कर रही हूँ। नहीं, उस पर जरा फोकस रखिए, बिकॉज मुझे लगता है लोगों को इस बात में इंटरेस्ट है। हर घर में चर्चा चल रही है। कौन खेला? मोदी सरकार खेली, ठीक है। उसका गुनहगार कौन होगा? उसको सजा किसको मिलेगी? आप ये बताइए ना। हम कह रहे हैं महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे, तो आप करिए ना। आप कर रहे हैं महंगाई पर बात, आप तो वोट जिहाद पर बात कर रहे हैं। आप वोट जिहाद पर बात नहीं कर रहे।
आपके नेत्री क्या कर रही है? वोट जिहाद पर बात नहीं कर रही है। करिए ना महंगाई और बेरोजगारी पर बात, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर मैं कहूंगी, वोट जिहाद की डिबेट मैंने कल की थी, मैं फिर कहूंगी, मैं आपसे वो सवाल आज नहीं पूछ रही क्योंकि वो डिबेट कल की थी, और फिर मैं बार बार मुद्दे पर लाना चाह रही हूँ। वरुण जी आपके पास आ रही हूँ, ठीक है वरुण जी आपके पास आ रही हूँ। देरी क्यों हुई है? पहले चरण के, हाँ के शर्मा जल्दी से बोलिए सर, फिर मैं बाकी मेहमानों पर भी जाना, मुझे आप काउंटर करना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इन विपक्षी दलों का स्तर इतना नीचा हो गया है कि ये देश के माने जो सम्मानित वैज्ञानिक है, उनका अपमान कर रहे हैं लोग। इतने नीचे स्तर तक गिर गए लोग। पूरे विश्व में भारत पहला बनाने वाला जो वैक्सीन, 100 देशों को सप्लाई करने वाला मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन, अमेरिका जैसा देश नहीं तय कर पाया उस समय। बड़े बड़े देश जो है, ठीक है के शर्मा जी, अभी देखिए मैं अगर ये डिबेट का फोरम कोविशील्ड पर डिबेट के लिए खोल दूं तो फिर आप लोग उस पर बात कर लीजिएगा। भारत के वैज्ञानिकों का अपमान करना, ये इसकी सजा ठीक है देगी इनको, जैसी सजा उस समय दी थी, जिस समय दिया। वोटर क्या कोविशील्ड सोचकर निकलेगा आप तीसरे चरण में? लोगों के अंदर भ्रम। ये डिबेट मैं स्टार्ट कर दूं। मैं एक बार वरुण जी आपके पास आ रही हूं, देरी क्यों है? पहले 2 चरण अच्छे नहीं रहे क्या बीजेपी के लिए? ये जयराम रमेश बोल रहे हैं, यानी वो उनका सीधा कहना ये है, उनकी मंशा ये है कहने की कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हिसाब से, सरकार के हिसाब से आंकड़े जारी कर रहा है। ये कहना सही है क्या? सुचारिता जी, महाभारत में छल कपट कुटिलता दूरता से राजनीतिक चल रहा है देश का। जैसे शकुनी के पासे थे, वो अपने हिसाब से चौसर खिला रहा था, जैसे विपक्ष खेलता जा रहा। जब मैं कह रहा हूं आप विपक्ष का तो क्रेज बना नहीं, मोदी जी का क्रेज रहा नहीं, इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुई। अब कितनी हुई? चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह है। तो वो आप जब 19 तारीख को मतदान हो गया था, क्या सो रहे थे क्या? दूसरे दिन 20 तारीख 21 तारीख को जाके आप ज्ञापन देते, आप चुनाव आयोग से मिलते बिड़ते, क्या आप क्यों नहीं भाई जारी कर रहे हो आंकड़े? आप जब मीडिया ने छप दिया, प्रिंट मीडिया में, टीवी पे आ गया साहब चुनाव आयोग 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, आंकड़े जारी नहीं हो, जब इनको इनकी आंख खुल रही, तो विपक्ष की तो हालत इस समय ऐसी हो रही है, स्लीप इन सिकनेस में चल रही। मैंने कहा ना, क्रेज बना नहीं पाए, उनका क्रेज रहा नहीं, इसलिए जनता उदासीन है। अब चुनाव आयोग की जहां तक प्रश्न है, चुनाव आयोग की देखिए विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह तो लगता है। आप इतने दिन बाद करते हो, रिवाइज्ड आंकड़े देते हो, जैसे सप्लीमेंट्री चार्जशीटें कोर्ट में आजकल एक फैशन हो गया, तो वो देखिए करना चाहिए था। आज टेक्नोलॉजी का वरुण जी, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक और खबर भी आ गई है। देखिए खबर क्या आई है कि मतदान के जो नए आंकड़े हैं उस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठा दिए, और वो ये कह रहे हैं कि 11 दिनों की देरी के बाद आए नए आंकड़े, 11 दिनों की देरी के बाद आए नए आंकड़े अस्वीकार हैं, हम इसे नहीं मान रहे। कांग्रेस कह रही है कि उम्मीद है कि नए आंकड़ों के जरिए कोई सियासी खेल नहीं होगा। चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या नहीं बताई है, यानी कि ये जो आंकड़े हैं ये हमें मंजूरी नहीं है, ये मानने को तैयार नहीं है कि 66% वोटिंग हुई है, उसमें कोई झोल है। इतने दिनों के बाद नंबर जारी किए गए हैं। भाई बताइए एक बार, अवधेश जी आपके साथ, फिर मुन्ना धीरेन्द्र जी के पास जाऊं, जरा मुझे बताइए, बात जब विपक्ष कह रहा है क्यों इतनी देरी के बाद आंकड़े जारी किए, वो बात तो सही कह रहे हैं कि भाई एक दिन बाद जारी कर देते, आप 11 दिनों के बाद कर रहे हैं पहले फेज के। नहीं सही, इसलिए आपको लग रहा है कि 2019 का लोगों ने ध्यान नहीं रखा है कि चरण के कितने दिनों बाद फाइनल आंकड़े आए हैं। ठीक है, हम सब लोग इतने चुनाव कवर कर रहे हैं, कभी भी फाइनल आंकड़े हफ्ता के पहले आया ही नहीं है भारत में। ठीक है, बल्कि जब बैलेट पेपर से मतदान होते थे तो फाइनल आंकड़ा तो रिजल्ट आने के बाद लंबे समय बाद आता था। आज के समय में भी पहले 3 बजे का आंकड़ा, 4 बजे का आंकड़ा, 5 बजे का आंकड़ा करते हुए फिर रात के 11-12 बजे तक कुछ आंकड़े आ जाते हैं, लेकिन फाइनल आंकड़ा आने में हमेशा 7 दिन 8 दिन का समय रहा है। चाहे 2019 देखिए, 2014, 2009। अब विपक्ष को सवाल उठाना है, उठाते रहे। मैं तो सारे टेलीविजन देखने वाले को बोलता हूं जरा रिकॉर्ड देख लीजिए कि कब कैसे हुआ है। कभी भी आप सुचरिता, आप भी एक सीनियर पत्रकार हो, क्या कभी भी 7-8 दिन के पहले चुनाव का फाइनल आंकड़ा चुनाव आयोग ने दिया है? कभी नहीं दिया है। नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही हूं। कभी जब दिया ही नहीं है, आंकड़े निकालने में दूरस्थ क्षेत्रों में हो रहा है, सब जगह से टोटल वोटिंग काउंट आते आते सब जगह का आंकड़ा जुटाते समय लगता है। वहां भी मनुष्य ही बैठे हुए हैं ना डाटा एनालिसिस करने के लिए, वहां भी मनुष्य बैठे हुए हैं, उनको करने में समय लगता है। हमारे देश में समस्या है कि हर चीज को संदेहास्पद बनाने की जो एक चली हुई है कि भारत के हर चीज को संदेहास्पद बना दो, यहाँ का लोकतंत्र ही संदेहास्पद हो जाए। अब आंकड़े बताते हैं कि 17 लोकसभा चुनाव का विश्लेषण बता रहा है कि 5 बार चुनाव में मतदान घटा और 4 बार सरकारें बदल गई।
7 बार मतदान बढ़ा और 4 बार सरकारें बदल गई। इसलिए मतदान के घटने और बढ़ने से अगर आज देखें कि किसी सरकार के जाने और आने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। 2010 के पहले मोटा मोटी हम लोगों का विश्लेषण होता था कि अगर वोटिंग कम हो रहा है तो ये जो सत्ता में है उसके पक्ष में है, वोटिंग बढ़ रहा है तो खतरा। एग्जैक्टली, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस बार नहीं एक मैं आपको जरा होल्ड करा रही हूं, क्योंकि ये हमेशा से कहा जाता था, ये मेरे सारे मेहमान सुने कि भाई वोटिंग अगर बंपर हो रही है तो सरकार को हटाने के लिए वोटिंग हो रही है। इस बार अलग हुआ है, इस बार विपक्ष ने कहा कि वोटिंग कम हो रही है लेकिन तब भी सरकार जा रही है। नहीं, वही कह रहा हूं ना, मैंने बताया तो 17 लोकसभा चुनाव का विश्लेषण कर लीजिए। मैंने बताया उसमें 5 बार आपको मतदान घट रहा है, 4 सरकारें जा रही हैं। उसी प्रकार से 7 बार मतदान बढ़ रहा है, 4 सरकारें जा रही हैं। ये आपको दिखाई दे जाएगा 1952 से, इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं। अब प्रश्न उठ रहा है कि क्या वाकई चुनाव आयोग ने अभी जो आंकड़े दिए हैं वो पिछले आंकड़े से बहुत ज्यादा है। आप जरा उठा के देखिए, चुनाव आयोग का जो अंतिम आंकड़ा था पहले चरण का वो करीब 64% था। शुरू में जरूर 60% आया था, लेकिन सुबह कल होते हुए लगभग 64% बताया था। अभी जो है 66 कुछ % बता रहा है। तो इतना अंतर भी नहीं आ गया है कि जिससे मान लिया जाए कि अरे वोटिंग कैसे बढ़ा दिया, मतलब कहीं वोट डाल दिया गया हो। तो ये आलोचना के लिए आलोचना है। नहीं, बट ये है भी कि ये जो आरोप है, मैं उस आरोप पर जाना चाह रही हूं कि क्या चुनाव आयोग, ऐसा लग रहा है धीरेन्द्र जी कि चुनाव आयोग काम कर रहा है सरकार के लिए कि भाई आंकड़े इसलिए जारी नहीं किए क्योंकि वोटिंग कम थी, अब बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसे उन बयानों से लग रहा है जो कि पार्टियां दे रही हैं। क्या इलेक्शन कमीशन, पहले ईवीएम पर सवाल उठाया, अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि ये तो देखिए सरकार की प्रॉक्सी की तरह काम कर रही है। 4 जून को तो नतीजे आएंगे, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। सुचरिता जी, इससे पहले भी चुनाव आयोग इस देश में रहा है, कांग्रेस के जमाने में रहा है। कितने उन लोग संदेह के घेरे में रहा है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन इस संस्था पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ये गुमराह करने के लिए है। देखिए, इंडी गठबंधन के किसी नेताओं का, सुचरिता जी, बिहार में मैंने देखा है चुनाव में, हर जगह मैं घूम रहा हूँ, किसी बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार में नहीं जाना। ये इस बात से उनके वोटरों में कहीं ना कहीं तो निराशा है। उनके वोटर ये देख रहे हैं कि भाई क्यों नहीं ये लोग आ रहे हैं। एक तरफ मोदी जी का सशक्त नेतृत्व है, दूसरी तरफ कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं होना भी एक वजह हो सकती है उनके वोटरों में। इस निराशा के चलते जो वोटों में जो कमी थोड़ी बहुत दिखी है, वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसके ऊपर में आप लोग चर्चा नहीं करना चाह रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एनडीए के पक्ष में जो भी आपको वोट देख रहे हैं ना, ये एक तरफा वोट और स्टेबल वोट है। इसमें आप बहुत ज्यादा उछाल क्यों देख सकते हैं? हाँ। एक अस्थाई सरकार, एक प्रचंड बहुमत की सरकार 2014 से इस देश में चल रही है, तो उसमें उनके वोटर एक सिविलाइज तरीके से, एक शानदार तरीके से अपना वोटिंग कर रहे हैं। उसको ये लोग कहीं ना कहीं गोल पोस्ट बदल के कभी इस मुद्दे को कभी उस मुद्दे को, इंडी गठबंधन वाले नेता उसको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं वोटरों को। लेकिन यहाँ के वोटर काफी समझदार हो गए हैं और इंडी गठबंधन के सभी नेता तो जाने पहचाने चेहरा हैं इस देश के। सुचरिता जी, उनके नेतृत्व में भारत में सरकारें चली हैं और समर्थन से सरकारें चली हैं, और कई आरोप में आज कई जेल और कई बेल के चक्कर में घूम रहे हैं। हाँ। ऐसे लोगों के प्रति कितना उत्साह बढ़ सकता है? पूरा का पूरा जो है कारण यही है कि अस्थाई सरकार है। मैं उसी हिसाब से अभी की वोटिंग का पैटर्न चल रहा है और बता रहे हैं कि जो 400 पार का हम लोगों ने नारा दिया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार की 40 सीटों के साथ में हाँ। देश में 400 के आंकड़े को भी हम लोग, देखिए मैं धीरेन्द्र जी ये कहना चाहूंगी, इसीलिए इस आप बना रहे हैं। आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, मैं एक्चुअली चाह रही हूं कि यही एनालिसिस मेरे सारे मेहमान करें। मैं चाह रही हूं इस बात को समझना कि क्या कारण है कि वोटर निकला है या फिर नहीं निकला है, और किसका वोटर निकला और किसका नहीं निकला है। क्योंकि ये जो वोट परसेंटेज की लड़ाई है या फिर वोटर टर्नआउट की लड़ाई है। जी जी, कंप्लीट कर लीजिए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि ये इस तरह का एक नैरेटिव अभी से अपने हार का ठीकरा हाँ। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग, ईवीएम, इन सब चीजों पर फोड़ने की एक प्री तैयारी है और ये लोग गुमराह करने के हेडमास्टर है, मास्टर नहीं है। इसी का नतीजा है कि
चुनाव आयोग पर कि इतनी देर से रिपोर्ट क्यों आई। अरे रिपोर्ट पूरे देश से आना है, इतने सीटों से आना है, उनको कंपाइल करना, कंपाइल करके और पूरे देश में देना, उसमें समय तो लगेगा। तो ये लोग कहीं ना कहीं अकबकाहट में, जैसे अगर किसी को ये पता चल जाए कि कुछ हमको अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया हो तो कुछ भी दवा खा ठीक है। वैसे सूरत में मैं एक खबर बता देती हूँ। आज पश्चिम बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है, वो सुनती हूँ, उसके बाद बादल जी के पास जाऊंगी। या वरुण जी आप भी सुनिएगा। उन्होंने कहा है कि टीएमसी की जगह हम बीजेपी को वोट दे दें। अब आप ये समझिए कि जो इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ नरेंद्र मोदी को हटाने, उसमें दो बड़ी पार्टियां कौन सी हैं अवधेश जी? टीएमसी है, कांग्रेस पार्टी है। वहां पश्चिम बंगाल की 40 सीटों पर बहुत बड़ा दारोमदार आता है अगर इन्हें नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। लेकिन वहां पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के जो लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दो, टीएमसी को मत दो। अब इससे कौन सा वाला वोटर भ्रमित हो रहा है, मैं तो ये समझना चाह रही हूं। वोटर क्या समझ रहा है? बादल देवनाथ जी हमारे साथ भी नहीं है। मुझे ये बताइए वरुण जी, कौन सा वोटर है? अब ये वोटर जो भ्रमित होगा, उसे समझ नहीं आ रहा भाई मुझे कहां जाना है। ये वाकई सच कह रहे हैं, ये मजाक कर रहे हैं? ये कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दो बट टीएमसी को मत दो। सुचारिता जी, मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था विपक्ष का क्रेज बना नहीं और मोदी जी का क्रेज रहा नहीं। लोग युवा हैं, सब उदासीन हैं, सारे नेताओं को, सारे दलों से परेशान हो गए लोग कि सब वही झूठे वादे करते हैं, पब्लिक को कोई आराम मिलता नहीं, तो वोटर उदासीन हो गया। और धीरे धीरे होता जाएगा, क्योंकि जब ये जितने नेता वादे करते हैं उस पर खरे नहीं उतरते हैं, लोगों को रोजगार नहीं, महंगाई से वो नहीं, कोई की पार्टी हो, तो लोग परेशान होंगे, वोट नहीं देंगे। जो आप कह रहे हो किसका वोटर नहीं गया, ये वोटर विपक्ष का तो वोटर था ही नहीं। जो 4%, 3%, 8% जो भी माने, वो विपक्ष का तो वोटर था ही नहीं। क्यों? विपक्ष का इतना वोटर होता तो पहले सीटें ज्यादा आ जाती है। तो बीजेपी का ही वोटर था, जो मोदी जी का क्रेज था, उसलिए बढ़ के वोट दे रहा था। आप ये मानकर चल रहे हैं, जहां तक आप विपक्ष की बात मैंने कभी नहीं, आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपका जितना वोटर पहले 2019 में वोट कर रहा था उतना ही अभी कर रहा है। आपका वोटर ये मानकर आ रहा है, ये पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है, यानी वोटर सिर्फ बीजेपी का घटा है। बिल्कुल बीजेपी का घटा है। विपक्ष का तो जितना वोट है वो तो आ ही रहा है, वो तो कम होना नहीं है, क्योंकि विपक्ष में आप देखिए ना, तो विपक्ष का वर्कर नहीं, विपक्ष का वोटर क्यों कम नहीं होना, ये समझ नहीं आया मुझे। विपक्ष का वोटर क्यों कम नहीं हो रहा है? आप ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि आपका वोटर बना हुआ है, इन्हीं का वोटर कम हो रहा है? उसके लिए कि जो विपक्ष का जो संगठन है ना, वो इतना मजबूत नहीं रहा है कितने कई सालों से। तो वो जो वर्कर होता है, घर घर से निकाल के लाता है, वो डलवाता है वोट, तो वो पिछले 15 साल से कहीं नजर ही नहीं है विपक्ष का। तो जो सेट वोटर है, जिसको देना ही देना है विपक्ष को, वो तो दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्ट्रांग हुआ करता था, और वो तो इसके साथ साथ आप ये भी मान रहे हैं कि आपका वोटर बढ़ा भी नहीं है? नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं तो इसके साथ आप ये भी मान रहे हैं कि आपका वोटर बढ़ा भी नहीं है, उतना जितना आ रहा था उतना ही आ रहा है। तो उतना ही अगर आ रहा है तो सीटें भी उतनी ही आ रही हैं। मतलब एक मोटा आंकलन में बनाऊं, आपका वोटर उतना ही आ रहा है, तो आपके लिए भी गणित बढ़ा तो नहीं है वरुण जी? हाँ, आ रही हूँ के शर्मा जी, आ रही। मैं वही तो आपको कहना चाह रहा था, मैंने यही कहा विपक्ष का क्रेज बना नहीं, मोदी जी का क्रेज रहा नहीं। तो जो विपक्ष का जो क्रेज बन जाता, तो ये जो 4%, 5% वोटर किसी का पर्टिकुलर फिक्स तो होता नहीं है। हाँ। जैसे इंदिरा गांधी आती थी तो सब इंदिरा गांधी जी को देते थे, आज मोदी जी आए तो मोदी जी को लोग देते थे। तो जो फिक्स वोटर है वो तो बहुत कम होता है पार्टियों का। जो जनरल वोटर होता है वो आदमी देख के, पार्टी देख के वोट देता है। तो आज मोदी जी का क्रेज रहा नहीं, तो वो वापस श्रिंक हो गए। विपक्ष का क्रेज होता, प्रियंका गांधी को आगे फ्रंट में लाया होता। मैं इसको जरा समझना चाहती हूँ। अवधेश जी ये कह रहे हैं कि विपक्ष का क्रेज बढ़ा नहीं, तो विपक्ष का तो एक फिक्स वोटर था, वही पिछले कई सालों से आ रहा है, वही इस बार भी आ रहा है। तो यानी विपक्ष के लिए कोई बदलाव नहीं है। मोदी जी का वोटर घट गया है, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी का वोटर नहीं आया, तो ये नुकसान मोदी जी को है, तो इनको कोई फायदा भी नहीं है। नहीं, ये इनका विश्लेषण हो सकता है। देखिए, ये जो वोटिंग ट्रेंड है वो राज्य बार देखेंगे तब ये समझ में आता है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पहले चरण में मान लो 3.3%, दूसरे चरण में 2.8% कम है। तो ये 3% की कमी नॉर्मली बहुत ज्यादा नहीं लगती है। एक बार जब वोट पीक पर पहुंच गया, ये मान के चलिए कि 2019 में अगर 69% से ज्यादा वोटिंग हुई, 70% क्या, तो एक पीक पॉइंट था। उसके बाद उससे ऊपर ले जाने के लिए दोनों पक्षों
विपक्षों को, विपक्ष को भी सरकार के खिलाफ ऐसे माहौल बनाने की जरूरत थी कि सरकार के खिलाफ लोग उतरे, और सरकार को भी यह ऐसी स्थिति बनानी थी कि मेरे आने से ही आपका हित है, विपक्ष आपका हित ले सकता है। जब दोनों में आलोड़न होता है तभी वोट बढ़ सकता था। नॉर्मल वोटिंग इस समय हो रही है। जनता में चुनाव को लेकर इस बार उदासीनता थी, चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन राज्यों के अनुसार अगर आप देखते हैं तो जैसे वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वोट परसेंट घटा है, लेकिन एवरेज वोट परसेंट अगर वहां 73-74% हो रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ की वोटर जो है उनमें है, हराने वाले भी जिताने वाले निकल रहे हैं। अब केरल में 10% वोट गिरा है, तो केरल में किसका है? केरल में तो पहले माना जाता बीजेपी ताकत नहीं है, केरल में तो मान लीजिए कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, वो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में करीब 8%, मध्य प्रदेश में करीब 9.5-10% वोट गिरा है, छत्तीसगढ़ में तो बढ़ गया है, असम में थोड़ा थोड़ा वोटिंग बढ़ी है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये वोटिंग ट्रेंड जो है उतना सरल नहीं है जितना बताया जा रहा है। पहली बात तो यह है नहीं, ये और नॉर्मल वोटिंग नहीं, इसमें एक और चीज है, मैं एक बार सुनील जी आपके पास आ रही हूं, इसमें एक और चीज जो समझने वाली होगी, ये पहली बार एक नेशनल लेवल पर एक कोशिश विपक्षी पार्टियों ने की कि गठबंधन बनाकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसके आंकड़े भी कैसे रिफ्लेक्ट किए ये हमें नहीं पता है अभी। आपका गठबंधन भले ही कांग्रेस पार्टी के साथ एक बार पहले हुआ है विधानसभा चुनावों में, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूं कि ये जो एक गठबंधन के बाद वोटर ने क्या सोचा, क्या समाजवादी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस को ट्रांसफर हो रहा है या दूसरी तरफ से हो पा रहा है, ये सब भी नेशनल लेवल पे पहली बार होगा। कांग्रेस और आप और कांग्रेस, ये भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। क्या होगा हम नहीं जानते हैं, वोटर क्या सोच रहा है कैसे बता सकते हैं अभी? देखिए सुचारता जी, क्योंकि अभी वरिष्ठ पत्रकार को मैं सुन रहा था, कुछ अच्छी बात कर रहे थे और सही है, उस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना जो अनुभव है, मैं एक पार्टी का वर्कर हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सरकारें जो बनती हैं वो जो जनरल वोट होता है, जो किसी भी पार्टी का नहीं होता है, वो तय करता है चुनाव के समय कि हमको भाई किसकी बात अच्छी लग रही, किसकी योजना अच्छी लग रही, किस पर भरोसा करें। जनरल सरकार जिताने वाला जो वोट होता है वो जनरल वोट होता है। जनरल वोट पे अगर हम बात करें, हम लोग क्योंकि जमीन पे काम कर रहे हैं, अगर हम अपने आंकड़े बताएंगे तो आपको लगेगा हम अपने जैसा बात कर रहे हैं। नहीं, पर आप बताइए, मैं चाहूंगी सुनील जी आप बताएं। हम लोग बात करें, हाँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में ये कहना कोई गलत बात नहीं होगा, और गलत होगा भी तो मैं संकोच नहीं करता हूं कि गांव देख करके, मोहल्ले देख करके बताया जा सकता है कि ये किस पार्टी का वोट है। कम से कम अभी तो उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात हैं, इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। ठीक, तो हम लोगों ने देखा है कि जहां जो गांव मोहल्ले या जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि कौन भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अभी भी हम लोग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अभी मैं उन्नाव से लौट के आया हूं, तो मैं अभी 10-12 गांव में गया, तो हम लोग जनरली पूछते हैं कि ये बीजेपी में क्या कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि भैया है भाजपा में लेकिन एक्टिव नहीं है, अब की किसी से कुछ कह नहीं रहे। तो ये जो निराशा दिख रही है, उससे हम लोगों को ताकत मिलती। एक और जो जनरल वोट है, जनरल वोट कहां पे मिलता है? जनरल वोट किसान है, जनरल बेरोजगार नौजवान है, जनरल आदमी वो है जो महंगाई से परेशान है, तो उन लोगों के बीच जाते हैं। सुनील जी, आपका जो वोटर है, कोर वोटर, वो निकल रहा है वोट देने के लिए? समाजवादी पार्टी का वोटर निकल रहा है? 80-90% वोट निकल रहा है। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि आज अखिलेश जी ने कल मरियम आलम खान का जो एक वोट जिहाद की अपील थी, उस पर उन्होंने आज ये बोला कि ये वोटर घर से निकले वोट देने, इसलिए वो अपील कर रही थी। उन्होंने उसको वोट अपील की तरह देखा है कि वोटर प्रतिशत बढ़े, क्योंकि वोटर नहीं निकल रहा है। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि अखिलेश जी ने कहा है, जब हमने कहा कि हमारा 80% निकल रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारा 100% वोटर निकल करके बूथ पर आए, तो 100% तो वो तो अपील करनी पड़ेगी ना। हम लोग भी तो गांव-गांव इसीलिए घूम रहे हैं। तो आपका 80% निकल रहा है, 20% नहीं निकल रहा है, उसके लिए अखिलेश जी ने बोल दिया। अब एक मिनट, के शर्मा जी से पूछ रहे हो, आप के शर्मा जी, वोट अगर यूपी में गिर रहा है तो करीब 8% है, ठीक है। कहीं कहीं तो आप देखेंगे ना 20-20% वोट गिरा है किसी क्षेत्र में, बिल्कुल गिरा है। अब आप देख रहे हो 22% गिर रहा है, तो ये थोड़े होता है कि बीजेपी का वोट गिर रहा है। भाई मुझे तो लगता है ये अपील भी हमें करनी चाहिए। इस प्रकार मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी अपील कर रही हूँ कि आपको जिसकी सरकार बनानी है उसके लिए जाकर वोट
वोट करिए, बाद में पछतावे से कुछ नहीं होगा। इसीलिए अगर वोटर टर्नआउट अच्छा होगा तो आप ये बाद में कह सकते हैं हमने सरकार बनवाई या सरकार गिरवाई। ये आप जब तक खुद वोट नहीं करेंगे नहीं कह सकते। के शर्मा जी, उनका तो 80% निकल रहा है, 20% के लिए अखिलेश जी वोट अपील कर रहा है, आपका कितना निकल रहा है? नहीं, मैं तो हंसी सकता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बयान से। आप तो साजन साहब 2014, 2017, 2019, 2022 तब जमीन में नहीं रहते थे, आप हवा में उड़ रहे थे उस समय। उस समय भी तो आप यही दावे बैठ के टीवी में करते थे। आज आपको समझ आई है, 4 चुनाव हो गए तो आपको समझ नहीं आया। आपके नेता 400 सीट जीतने की बात कर रहे थे विधानसभा, वो जमीन की बात कर रहे थे, हवा की बात कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि गांव में हम घुस घुस के हमको पता चल जाता। अरे झूठ बोलना बंद कीजिए, थोड़ा सा सत्य को स्वीकारिए। धीरेन्द्र मुन्ना जी ने एक बात कही, 2 चरण के चुनाव हो गए सुचेता जी। हाँ। और ये गठबंधन, ये इसके यूपी के 2 छोरे, एक छोरे अखिलेश यादव जी हैं, एक छोरे राहुल जी। जानते, सिर्फ 2 चरण चुनाव के बाद एक संयुक्त रैली कर पाए हैं, एक रैली और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नोएडा में किया था। अब कितने 2 चरण के चुनाव हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी गंभीरता है इनके चुनाव को लेके। दूसरा, अभी इन्होंने बड़ा अच्छा ज्ञान दिया कि साहब जो वोट बैंक गिरा उससे जो है ये हार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पहली चरण में कितनी सीटें थी जनाब आपकी? बीजेपी तो 47 सीट जीती थी 102 सीटों में। बाकी किन की सीटें थी? बाकी सीटें तो आप लोग की थी, तो इसका मतलब आप हार गए। और यही यूपी में 8 सीटें थी। 8 सीटें में 3 सीट हमारे पास थी, 3 बीएसपी के पास थी, 2 सपा के पास थी, तो 5 विपक्षी के पास थी, 3 हमारे पास। ठीक है, तो यदि आपके ही आकलन में हम चले जाएं तो आप स्वयं इस बात को स्वीकार रहे हैं कि हमारी हार हो रही है। सच्चाई ये है कि अपनी सुविधा से तर्क मत गढ़िए, इस बात को स्वीकारिए और इस बात का जवाब दीजिएगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्यों नहीं संयुक्त रैली कर पा रहे हैं। एक रैली जो आप लोगों ने किया वो कांग्रेस की सीट पर किया। अखिलेश यादव राहुल गांधी को मंच पे चढ़ने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बचा खुचा भी खत्म हो जाने वाला। तो आप लोगों की हालात ये, सच्चाई तो ये। मैं इस बात आपने एक बयान का जिक्र किया, मैं इस बात में के शर्मा जी, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि क्या ये वोट जो है ये ट्रांसफर होंगे। और वही सवाल मैं एक बार धीरेन्द्र जी आपके पास ले जा रही हूँ। हालांकि बिहार में अभी ज्यादातर वोटिंग बची हुई है, लेकिन मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार के उधर से उधर जाने में क्या वोटर कंफ्यूज होगा इस बार बिहार में? यहाँ पर अवधेश जी भी बैठे हुए हैं, बिहार से ही आते हैं। अब मुझे धीरेन्द्र जी ये बताइए, क्योंकि ये वोटर के ना निकलने या फिर जो वोटर टर्नआउट कम हुआ है, भले ही 3% कम है, लेकिन हुआ तो है और प्रभाव अच्छा खासा डाल सकता है। क्या कंफ्यूजन है? सुचेता जी, सबसे पहले तो सुनील जी बड़ा विद्वान है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं उन्हीं की बात करता हूं कि पहले चरण में बिहार में 4 सीटों का चुनाव हुआ। उन 4 सीटों में इनकी एक भी सीट जीती हुई नहीं थी, चारों सीट हमारी थी। उसमें इनके कोर वोटर जो इनके स्वजातीय हैं, उन लोगों को वहां पे टिकट नहीं मिला, जिसके चलते एक उदासीनता रही। अगर माइक्रो लेवल पर जाके इसको देखेंगे तो इनके कोर वोटर आज इनसे नाराज हैं। दूसरे चरण में पूर्णिया में वही दशा हुई है। तो इनको लग रहा था कि अगर हम इनके कोर वोटर को, कि अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो किसके लिए, उनको कहीं ना कहीं उदासीनता उनके चेहरे पर थी। दूसरी बात है कि इनका वाई समीकरण, जो MY का मजबूत आधार रहता था, उनको इधर से उधर घुमाने में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे इंडी गठबंधन के और नेता हो, पूरे तौर पर कहीं ना कहीं गुमराह करके कंफ्यूज कर दिए हैं। वो लोग भी अपने उत्साह जो होनी चाहिए थे, उस उत्साह में कमी देखने को मिली। मैं कह रहा हूं कि जो भी परसेंटेज कमी आई है, हालांकि ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, चूंकि इनके वोटरों को लग रहा है कि विपक्ष इतना मुद्दा विहीन है और इतना कमजोर है
कि मैं किसके लिए वोट करूं। अगर वो मैं इनको प्रधानमंत्री जी को मान लिया हमारे गठबंधन को नहीं देना चाहते तो दूसरा कहीं पर कोई जगह भी तो मिले, लेकिन उस लायक भी इन लोगों की विश्वसनीयता देश में नहीं बची है। इसी का कारण है कि मुख्य रूप से वोट की कमी आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन के वोटरों में आ रही है कमी। हालांकि यह स्वस्थ रूप से लोकतंत्र के लिए अच्छा मैं इसको नहीं मानता हूं। हाँ। मैं बिहार और भारत के सभी लोगों से अपील करता हूं कि उस उत्सव में आइए, हराइए या जिताइए, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको जरूर एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है। विपक्ष कमजोर ही सही, हाँ। लेकिन आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी निभाइए। अब ये देखिए, ये आपका आंकलन है, उनका मानना है कि आपका वाला वोटर नहीं निकल रहा है, उनका तो निकल रहा है, तो ये तो आंकलन है दोनों तरफ से। लेकिन ये मैंने जो शुरुआत में एक फिगर्स दिखाई अवधेश जी, वरुण जी आ रही हूं, वरुण जी, वो मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि 1971 में तकरीबन 6% मतदान गिरा था, लेकिन इंदिरा गांधी वापस आई थी। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है दिखाना कि कोई सीधे सीधे एक लिंक नहीं है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो सरकार आ रही है या जा रही है, क्योंकि ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। 99 में अटल बिहारी वाजपेयी 2% वोटिंग गिरी थी, और ये गुजरात के मैंने स्टेट इलेक्शंस की बात की जहां पे तकरीबन 6% वोटर टर्नआउट गिरा है, लेकिन वापस आई है बीजेपी की सरकार। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, इस बार वोटर, मैंने फिर कहा कि वरुण जी आपके लिए मुश्किल है, खासकर ऐसे राज्यों में, दिल्ली जहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप लोग लगातार प्रचार करते रहे, आज वोटर को कह रहे हैं जाइए भाई आम आदमी पार्टी को वोट कर दीजिए। वहां पर पश्चिम बंगाल में आप लोग लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन अब आप गठबंधन में साथ आए तो बोलना पड़ा। अब फिर अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं बीजेपी को वोट कर दो, इनको मत करो। वोटर कंफ्यूज्ड है, उसे समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। सुचारिता जी, वोटर कतई कंफ्यूज नहीं होता। हाँ। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार का अंतिम समय था ना, जब वो ये कह रहे थे पेड़ पे पैसे उगते हैं क्या, मटर की दाल खा लो, तो लोग चिढ़ गए और मोदी जी उधर दिख रहे थे, वोट दे दिया। अब के कोई नया ऑल्टरनेटिव ना मोदी जी, मैंने कहा ना क्रेज किसी का नहीं तो पब्लिक उदासीन होगी। दूसरी अभी अवधेश जी ने एक सही बात कही, हर राज्य में अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे राजस्थान में अग्निवीर योजना, पश्चिमी राजस्थान में बड़ा फर्क कर गया। हाँ। तो कई जगह पे अलग अलग इश्यूज भी हैं, लेकिन कैंडिडेट जहां मजबूत होगा ना, विपक्ष का मजबूत होगा, वहां बीजेपी नहीं जिता पाएगी, वहां मजबूत विपक्ष का कैंडिडेट ही जीतेगा, ये आपको मैं अभी बता देता हूं। और जहां लचर कैंडिडेट विपक्ष ने खड़ा कर दिया, विपक्ष को भी पता नहीं है कि इतना बढ़िया मुद्दे थे, इतने शानदार माहौल था, अगर ये मजबूती से सारे कैंडिडेट लड़ाते तो 4 तारीख को इनको बड़ा मजा आता। अब ये पछतावा होगा 4 तारीख को इनको। मैं आपको जो, मैं तो गलत सलत ना तो बीजेपी, आपके जो प्रत्याशी है वो स्ट्रॉन्ग है, इनके वीक है। आपने बड़े अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं, इन्होंने नहीं, खराब उतारे। मैंने कहा जहां भी स्ट्रॉन्ग, मैंने सबके लिए नहीं कहा, मैंने कहा जहां विपक्ष का मजबूत कैंडिडेट होगा वो जीतेगा, ये मैंने कहा। अभी आपको 4 तारीख को पता लग जाए कौन कौन से मजबूत थे वो जीत रहे। के शर्मा जी ने 10 सेकंड, बोलिए वरुण जी बोलिए। अरे मुझे बोलने दो ना भाई, बीच में 10 सेकंड। अभी के शर्मा जी ने लोकल डायलेक्ट का एक वर्ड होता है ना, छोरे, वो प्रयोग किया। तो क्या मैं इनके नेताओं के लिए डोकरा शब्द का प्रयोग करूं? तो जब डिबेट में बैठे हो तो लोकल डायलेक्ट के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता शर्मा जी। हम हमारा स्तर नहीं गिराना चाहते। जहां तक आपको फिर मैं कह रहा हूं, जहां विपक्ष का कैंडिडेट होगा वो मजबूत जीतेगा। वोटर टर्नआउट इसलिए कम है कि लोगों का सब नेताओं पे से विश्वास खत्म हो गया, विश्वसनीयता सारे दलों की समाप्त हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने जो भ्रष्ट जिन पे आरोप लगाते हैं उनको लाके पार्टी विद द डिफरेंस खत्म, प्योरिटी ऑफ डिफरेंस जो थी बीजेपी वो खत्म, कॉस्मोपॉलिटन बीजेपी हो गई। नहीं, अच्छा मैं एक चीज, मेरे पास समय नहीं है, मैं बस एक लास्ट चीज बोलना चाह रही हूँ। क्या ऐसे वोटर हैं जिन्होंने माना चुनाव से पहले, अवधेश जी बहुत कम समय में 10 सेकंड मेरे पास है, जो ये मानकर चल रहे थे कि भाई वो कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो वो वोट करने ही नहीं निकले, कि आ तो जाएंगे ही, शायद वो उनके वोटर थे, ये बहुत घरों में चर्चाएं रही। मैं आपसे पूछ रही हूँ उसके बाद। नहीं, ये स्थिति है, हाँ। इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पे कोड वोटर में अगर मुसलमान पूरी संख्या में निकल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी का वोटर जो रिएक्शन में वोट देता है वो घर में बैठा हुआ देखता रहेगा? हाँ। क्या यह ऐसा हो सकता है? क्या बिहार में अगर मुसलमान पूरी तरह बाहर निकल रहे हैं तो क्या उस स्थिति में बीजेपी का वोटर देखेगा कि नहीं भैया आप कम से कम हारता है तो हारने दो, हमारे कैंडिडेट निकलेंगे नहीं? देखिए, अगर हम ये मानकर चले कि मुस्लिम वोटर जैसे कि जो समाजवादी पार्टी कहती है
उनका MY एक समीकरण रहा है, वहाँ आरजेडी का भी रहा है। देख के क्या बीजेपी का वोटर और बाकी हिंदुत्व, मेरा सवाल ये है कि क्या वो पूरा का पूरा वोटर समाजवादी पार्टी का है? क्योंकि यहाँ पर जो सारी मुस्लिम पॉकेट्स हैं, हम तो जा रहे हैं वहाँ, देख रहे हैं बम्पर वोटिंग हो रही है, तो क्या वो उसके लिए नहीं, तो क्या समाजवादी पार्टी के पास इस बात को कहने का तथ्य नहीं है कि उनका वोटर आ रहा है? ये सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, और वोटर को भी सोचना पड़ेगा कि बाद में कहकर कुछ नहीं होगा। वोट परसेंटेज, जिस पार्टी के लिए आप वोट करते हैं, जाइए घरों से निकलिए और वोट दीजिए। तीसरा चरण आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।